हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पे भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सी-टेट के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है यानी कि जो क्लास होने वाली है वो 14 होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो 12 जनवरी 2022 में जिस प्रकार के प्रश्न हिंदी फर्स्ट आए थे, से ये हिंदी फर्स्ट है। हिंदी सेकंड की भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर की। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें और अपनी तैयारी को जांचें कि आपने कितना स्कोर किया है 30 प्रश्नों में। तो आज भी टॉप 30 प्रश्न ही होंगे। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही जो है हूबहू 12 जनवरी 2022 में जिस प्रकार से हिंदी फर्स्ट का पेपर आया था वही प्रश्न है। और कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे की जाएगी। ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे कम समय में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। आपका आज की क्लास में हिंदी में कितना स्कोर रहता है 30 में से, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आपके सफलता की मनोकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की क्लासेस। क्या है क्वेश्चंस उनके बारे में बात करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न हैं वो भी देखते हैं। आप जानते हैं हिंदी वन में जो है हिंदी वन में और हिंदी टू में, वन और टू में। वन में ये होता है कि गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं, लेकिन हिंदी टू में जो होता है पेपर टू उसमें सिर्फ गद्यांश आते हैं, 2 ही गद्यांश आते हैं, दोनों गद्यांश होते हैं, ठीक है। और इसमें से पहले गद्यांश 8 नंबर का 1 से लेकर 8 प्रश्न तक होता है, दूसरा 9 से लेकर 15। यहाँ पे जो है फर्स्ट पेपर की बात करें हिंदी पे तो यहाँ पे जो है आपका 1 से लेकर 9 तक जो है गद्यांश फर्स्ट से होगा, उसके बाद 9 से लेकर 15 तक पद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में बैठते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस भी हल करते होंगे इस घर पे, तो आप जानते होंगे कि हम गद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक आउटलाइन माइंड में हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। और जब ये जो वाक्य हैं प्रश्नों के, वो जब गद्यांश में आते हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और हमें पहले से प्रश्नों का ज्ञान होता है, पहले से हमें प्रश्न पता होते हैं, तो गद्यांश को पढ़ के उनका अर्थ निकालने में आसानी होती है। उस तरह से सारे पैराग्राफ पे गद्यांश पे ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से आप जब प्रश्न पढ़ लेते हैं तो वही प्रश्न जो गद्यांश में पढ़ते समय लाइन आएंगे उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करेंगे। चलिए, वैसे हमेशा कहा जाता है कि किस प्रकार से गद्यांश या पद्यांश को पढ़ा जाए कि आसानी से हमें एक ही बार में समझ में आ जाए। वो है उसका बस एक ही इलाज है कि आप जितना प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर हल करते हो उतना आपको आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा। जब आपको एक बार अभ्यास हो जाएगा तो आपको ये हो जाएगा कि एक बार पढ़ के किसी चीज़ का आंसर या अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं तो वो आपको अभ्यास हो जाएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं, सिर्फ प्रकृति का क्या विधान है? किसी व्यक्ति की सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं? उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है? देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। 7वां है, भौतिक वस्तुओं में रेखांकित शब्द है, यानी कि भौतिक क्या है, ये व्याकरण से संबंधित है, इसको ज़्यादा गद्यांश से संबंधित है नहीं। ये प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग है, ये भी जो है गद्यांश जो है व्याकरण से संबंधित है। उच्च का विलोम शब्द क्या है, ये भी व्याकरण से संबंधित है। 3 प्रश्न ऐसे हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं और बाकी जो प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित है। तो आप देख रहे हैं कि ये गद्यांश बहुत ही छोटा है। जैसे पेपर 2 में इस तरह से प्रश्न इस तरह से गद्यांश नहीं होते, बहुत लेंदी गद्यांश होते हैं। फिलहाल देखते हैं, प्रकृति का विधान है, दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा और देने की प्रवृत्ति हो तो उपलब्धियां और सफलताएं कदम चूमेंगी। तो यही पहला जो है क्वेश्चन है, देने की प्रवृत्ति से ही संबंधित प्रश्न है, पहला या दूसरा। उपलब्धियां और सम्मान व्यक्ति को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं जो उसके सुचारू जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। तो देखिए, सम्मान और विशिष्ट पहचान जो होती है जीवन के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। यही दूसरा या तीसरा प्रश्न है, प्रश्न में आया है तो इसको याद रखिएगा। उसे अभिशप्त कहा जाएगा जिसकी शख्सियत को कभी भाग नहीं दिया जाता, ठीक है।
कहीं भाव नहीं दिया जाता, ठीक है, भाग नहीं कहीं भाव नहीं दिया जाता, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती खास, उनकी कोई पहचान नहीं होती। पहचान की बात है, वैल्यू तो हर इंसान की है पृथ्वी पर, तो जिनकी पहचान नहीं है उनकी शख्सियत में कमी होती है, ऐसा गद्यांश का कहना है। ऐसा व्यक्ति कालांतर में समाज पे ही नहीं स्वयं पर बोझ बन जाएगा। ये जो प्रश्न है, देखिए प्रश्न से संबंधित ये लाइन है, ऐसा व्यक्ति जो कालांतर में समाज का ही नहीं स्वयं पर भी बोझ बन जाएगा। कौन सा व्यक्ति? जिसकी शख्सियत जो है कम पहचान जिस इंसान को मिलती है, जिस व्यक्ति को मिलती है। फिर भी एक स्वतंत्र अस्मिता बतौर व्यक्ति तभी उभरेगा जब उसे दूसरे की बेहतरी की ठान रखी हो, यानी कि दूसरों का भला करने का अगर आपने सोच रखा है तो वो बेहतर आगे चल के व्यक्तित्व होगा, यानी उसमें देने का भाव मुखर हो। उपलब्धि के प्रकरण में देने का स्थान लेने से उच्चतर और गरिमापूर्ण है, यानी कि किसी व्यक्ति को समय दिया जाए, धन दौलत नहीं, समय दिया जाए। आगे है, गद्यांश को पढ़ते ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, लेकिन स्मरण रहे शुरुआत देने से होगी और पहल आपको करनी होगी, यानी कि अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है या किसी विषय में अच्छा करना है तो आपको समय देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तो पहल आप ही करेंगे, ठीक है। देने का परिक्षेत्र धन या भौतिक वस्तु प्रदान करने से कहीं परे है, यानी कि आपको देने का मतलब है तो ऐसा नहीं कि आप धन दे रहे हैं या भौतिक वस्तु जो भौतिक जीवन में काम आए वो, उससे कहीं परे है इसका मतलब। जैसे कि बीमारी, शोक या दुष्कर परिस्थिति से त्रस्त परिजन की व्यथा धैर्य से सुनने मात्र से आप उसे राहत दे सकते हैं या उन्हें राहत मिलती है, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी है, उसका सिर्फ आप जो उनकी प्रॉब्लम होगी अगर आप सुनते हैं तो वो सबसे बड़ा एक आप अपना समय दे रहे हैं एक अच्छी चीज़ में, गद्यांश के हिसाब से। कुछ प्रसंगों में अपनी उपस्थिति मात्र दूसरों में कुछ में दूसरों के अतरंग सरकारों में सक्रिय भागीदारी से उसके लिए सबल बनते हैं, यानी कि आपकी उपस्थिति मात्र से उस व्यक्ति के जो है दुख में सहयोग मिलता है। तो ये रहे गद्यांश, जिसमें से सुख और दुख, यानी कि अपने समय किस प्रकार से लोगों को दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, मेन थीम ये है। आगे देखते हैं, वैसे मेन थीम किसी प्रश्न में पूछा नहीं था। प्रकृति का विधान है, ये पहला लाइन है पहले प्रश्न से संबंधित। दिए बिना कुछ नहीं मिलता, दिए बिना भी सब कुछ मिलता है, ये बात गद्यांश में नहीं कही गई है। देने पर भी कुछ नहीं मिलता, ये भी गद्यांश में नहीं कही गई है। गद्यांश में जो कहा गया है वो पहला आंसर है, ऑप्शन है, दिए बिना कुछ नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति की सुचारू जीवन के लिए आवश्यक है विशेष पहचान, विशेष सम्मान, विशेष उपलब्धि, विशेष शिक्षा। तो देखिए गद्यांश के हिसाब से सोचना है आपको, अपने माइंड से नहीं सोचना। गद्यांश में कहा जा रहा है अगर किसी व्यक्ति की विशेष पहचान नहीं है तो उसके सुचारू जीवन के लिए एक व्यक्ति की पहचान होनी आवश्यक है। आगे देखते हैं, कैसे व्यक्ति समय के साथ समाज और स्वयं पर बोझ बन जाते हैं। जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान होती है, नहीं, जिनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान नहीं होती है वे व्यक्ति आगे चल के समाज पर और स्वयं पर क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान कहाँ चला जाता है, ये सब उपलब्धि के प्रकरण में किसका स्थान उच्चतर और गरिमापूर्ण है। लेने का देने से, देने का लेने से, लेने और देने दोनों का, लेने और देने दोनों का नहीं। तो उपलब्धि और जो प्रकरण में, उपलब्धि के प्रकरण में जो उच्चतर और गरिमापूर्ण स्थान है जिसकी पहल आपको करनी है, ठीक है। तो 4 के सही आंसर की बात कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन, देने की शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी तभी आपको, चाहे वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं, यानी कि अगर आप समय स्पेंड कर रहे हैं स्टडी में तो आपको उसका आउटकम मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान कब मिलती है, जब वह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। यही बात कही है कि जब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए क्या करता है, काम करता है, तो उसे उसके व्यक्तित्व की पहचान मिलती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है जो गद्यांश में मिल रहा है। देने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है धन संपत्ति, भौतिक वस्तुएं, बीमार, शोक, व्यथा सुनना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी प्रकार की बीमारी है या दुख में है तो वो, अगर आप उसके दुख को सुन लेते हैं, बस बैठे बैठे व्यथा को सुन लेते हैं, तो वह व्यक्ति जो आपने जो काम किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, भौतिक वस्तुओं में रेखांकित शब्द है भौतिक, संज्ञा विशेष और क्रिया विशेषण, क्रिया, तो विशेषण होगा यहाँ पे, ठीक है।
सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भौतिक वस्तुओं में रेखांकित। वस्तु जो है संज्ञा है वो कैसी है, भौतिक है, तो ये विशेषता कहीं ना कहीं बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा। प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो आगे जोड़ता है, प्रत्यय जो है वो पीछे जोड़ता है। तो प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग है ति, वृत्ति, प्र और ई। तो 8 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च का विलोम शब्द है उच्चतर, निम्न, समान, निम्नतर। तो उच्च का है तो 9वें का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, निम्न। अगर उच्चतर होता तो निम्नतर सही होता, लेकिन यहाँ उच्च है इसलिए निम्न सही होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, ये थे 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित। अब आपके सामने पद्यांश आता है, और पद्यांश से संबंधित 9 से लेकर 15 तक जो प्रश्न होंगे वो होंगे। देखते हैं क्या है। निर्देश इस तरह से दिया होगा, नीचे दिए गए पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्नों को सही उत्तर चूज करके चयन कीजिए इस तरह से विकल्प का। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पद्यांश का समझने का मतलब है कि आप उसको एक बार पढ़ें और उसके बाद उसके अर्थ का मंथन करें कि क्या दिया गया है। तो पद्यांश या गद्यांश उसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारी से घिरा हुआ, यहाँ पे डैश होना चाहिए बीच में, ठीक है, किससे घिरा हुआ है, डैश होना चाहिए। फिलहाल जब प्रश्न करेंगे तो यहाँ डैश बना दिया जाएगा। शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है, वे जब हम पढ़ेंगे पद्यांश तो समझ में आएगा। वे चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा, पंक्ति का भाव है। पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है। सुख का विलोम है, घर का बहुवचन रूप है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो व्याकरण से संबंधित हैं, और बाकी जो हैं वो पद्यांश से संबंधित हैं। पद्यांश पढ़ते हैं। बिजली चमकी, पानी गिरने का डर है। ठीक है, बिजली चमकी, पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर है। ठीक है, कितना अच्छा है ये जो है पद्यांश पढ़ के। अगर एग्ज़ाम के टाइम में हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस से पढ़ते हैं, अगर हम घबराए नहीं तो जो प्रश्न हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे पहले से तो आप में वो कामनेस बनी रहेगी, आप शांतिपूर्वक जब चीज़ों को करेंगे तो बहुत बेहतर होगा प्रश्न। आप ये चीज़ मानिए कि अपने आप को शांत रखिए उस टाइम में, भले ही कितना लेंदी प्रश्न हो, लेंदी पैराग्राफ हो, प्रश्न हो, सीडीपी पैरागोगी आप जानते हैं लेंदी प्रश्न होते हैं, वहाँ पे अपने आप को बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मोटिवेट पॉजिटिव थ्रू में रखिए और चीज़ों को आराम से एक बार में समझने की कोशिश करिए। समय के रहते आपके प्रश्न हो जाएंगे। क्या है, बिजली चमकी, पानी गिरने का डर है, वे क्यों भागे जाते हैं जिनके घर है। वे क्यों चुप हैं जिनको आती है भाषा, यानी कि जब कोई गलत देख रहा है, सामने अन्याय देख रहा है, तो वो इंसान क्यों चुप है जो भाषा जानता है, जो बोलना जानता है। ठीक है, ये बात है। बिजली चमकी, पानी गिरने का डर है, यानी कि जिसमें दुखद परिस्थितियाँ आ रही हैं, उन्हें अगर झेलने में वो सक्षम है तो वो क्यों भागते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे, यानी कि जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ अंधेरा है उसके बाद सवेरा है, का ये मतलब है कि जहाँ निगेटिविटी है वहीं कुछ दूर पे पॉजिटिविटी है, ये बात हो रही है। वह क्या है जो दिखता है धुआं धुआं सा, वह क्या है हरा हरा सा जिसके आगे, है उलझ गए जीवन जीने के सारे धागे। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है, लाइफ क्या है, पूरी तरह से उलझी हुई है, अपसेट है। यह शहर कि जिसमें रहती है इच्छाएं, जो लोग शहर जाना पसंद करते हैं। कुत्ते भुनगे के आदमी गिलहरी गाए, यानी कि जो कुत्ते हैं गांव में भौंकते हैं और आदमी के साथ साथ गिलहरी गाती है गांव में। ठीक है, यह शहर की जिसकी जिद है सीधी सादी, जो लोग शहर जाने की जिद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा सुख आज़ादी, वो चाहते हैं सुख और सुविधा में रहना। तो ये बात है पद्यांश में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न क्या है और ऑप्शंस को भी देखते हैं। पद्यांश के अनुसार जीवन बहुत सारी से घिरा हुआ है, बिजलियों से, उलझन से, सुविधाओं से, धागों से। तो उलझन प्रॉब्लम से जो है जो लाइफ है वो अब पूरी तरह से घिरी हुई है। शहरों में व्यक्तियों के पास क्या है, बारिश, पानी और आज़ादी, ये गांव में मिलता है, बारिश, पानी और आज़ादी। बारिश, पानी और इच्छाएं, ये भी गांव में मिलता है। ठीक है, सुविधा, सुख और इच्छाएं, ये जो चीज़ है वो कहाँ मिलती है, शहरों में मिलती है। तो शहरों के लोगों शहर में लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सुविधा और सुख पाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है ये। तो आगे देखते हैं। वे चुप क्यों हैं जिनको आती है भाषा, पंक्ति का भाव है। भाषा वाले लोग भाषण नहीं देते, ये बात नहीं है कहने की, सीधी सीधी बात तो हो नहीं सकती।
भाषा सीखने वाले लोग चुप रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुखों और सुखों में परिणत रहना चाहिए, ये पूरी तरह से पद्यांश से अलग है। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पद्यांश के आधार पर बताइए कि कवि व्यक्तित्व के किस गुण को महत्व देता है। योग्यता, निर्भरता, सुविधा संपन्न, सुख संपन्न। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, निर्भरता। अगर व्यक्ति निर्भर है खुद पर तो वो किसी चीज़ को अच्छे से कर सकता है, ये बात रहती है। आगे देखते हैं, सुख का विलोम क्या है। दुख, विषाद, रुदन, अभाव। तो सुख का विलोम बहुत ही आसान है, 14 का सही आंसर दुख हो जाएगा। घर का बहुवचन रूप है घरों, घर, घरें और घराएं। तो सही आंसर 15 का जो है वो दूसरा है, घर का बहुवचन घर ही होता है। आगे देखते हैं, अब आ गए यहाँ से पैडागॉजी। देखते हैं क्या है पैडागॉजी। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। यानी कि कॉग्निटिव थिंकिंग के साथ बच्चा जो है क्या करता है, समालोचनात्मक सराहना करता है, किसी विषय पर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू पर बात करता है और वो अपनी पठन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह किसके अधिक निकट है। बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद। देखिए, उत्पाद तब होगा जब वो आप जो है उसके द्वारा कुछ आपको मिलता है, लेकिन वो विषय के साथ जो है बच्चा उस विषय के बारे में कह रहा है, तो बोधगम्य निवेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है। यानी कि हम अवचेतन मन से, यानी कि बहुत ज़्यादा हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, बिना किसी नियम कानून के हम सिर्फ चीज़ों को देख कर सीख जाते हैं। तो वो क्या है, अधिगम है, विकास है, अर्जन है या कार्य है। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो क्या है, अर्जन है। बिना नियम कानून अवचेतन मन से हम चीज़ों को सीख जा रहे हैं, मस्तिष्क में एकत्र कर रहे हैं, तो ये जो है अर्जन है। ठीक है, अवचेतन मन, चेतन मन से होता, चेतन स्वीकृति से होता तो अधिगम हो जाता, लर्निंग हो जाता। वरना अर्जन एक्विजिशन ऐसा है जिसमें आप बिना नियम, बहुत ज़्यादा नियम कानून के और अनौपचारिक तरीके से चीज़ों को सीख जाते हैं, इनफॉर्मल तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है। ध्वनि, रूप, अर्थ और पठन। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा का अंग नहीं है पठन। ठीक है, पठन का अंग नहीं, पठन का अंग भी पूछता है, यहाँ पे भाषा का अंग पूछा है। कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, रचनात्मक उपागम और निगमन पद्धति। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो भाषा पद्धति है वो लिखित भाषा की जगह मौखिक भाषा पर ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि भाषा पद्धति का मतलब है आप कितनी अच्छे से भाषा के द्वारा अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाते हैं। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, गतिविधि आधारित अधिगम, विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील पद्धति। तो 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो है चौथा ऑप्शन। किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। विभिन्न दर्शनग्राही यानी कि अलग अलग प्रकार की विधियों से बच्चों को पढ़ाना, और ग्रहणशील पद्धति जिससे बच्चों के जो पहलू हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, आप उन्हें क्या कर पाएँ, ग्रहण कर पाएँ एज अ टीचर। आगे देखते हैं, समाचार पत्र की मुक्त पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है। पठन है, ठीक है, पठन है, ठीक है, पठन है। गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन, सरसरी दृष्टि से, यहाँ पे सरसरी है, सरसरी दृष्टि से पठन। तो ये क्या है, ये सरसरी दृष्टि से पठन जो होता है वो एकदम समझ लीजिए बस एक ही तरह से उसको देखते जाइए। बस जैसे कि आपने किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है और आप उसको रिवाइज करने के लिए सरसरी दृष्टि से देखते जाते हैं, चीज़ें आपको याद होती रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पष्ट उद्देश्य। ये लेखन की विशेषता नहीं है। ठीक है, स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य यानी मौखिक जो है पठन की विशेषता है मौखिक भाषा की, कि आप जब भी कुछ बोल रहे हैं तो उसमें उद्देश्य जो हो स्पष्ट हो, ताकि चीज़ें क्लियर हो जो भी आपके सामने व्यक्ति सुन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमृत शब्दों को
सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित है यह पहचानने में सहायता करता है। बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। शब्द संपदा यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम है तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं। शब्द संपदा यानी कि संज्ञा से लेके क्रिया विशेषण और उसके जो स्तर है सारी चीज़ें। बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से पहचानते हैं। ठीक है, पहचानते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है उसके लिए सॉरी, पहचानते हैं। निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है। देखिए चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है अपने आप में। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बच्चों को क्या करना है कि बच्चों को अलग अलग प्रकार के उदाहरण देना है ताकि बच्चे चीज़ों को, शब्द के अर्थों को समझ पाएँ। आगे देखते हैं, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है, कम्युनिकेशन स्किल जो है इम्प्रूव करता है। रचनात्मक उपागम, रचनावाद उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल आधारित उपागम। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न ही यही है। तो जब कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है तो कम्युनिकेशन जो है रूल्स और नियम्स को जानने होंगे कम्युनिकेशन के। आगे देखते हैं, प्रमाणिक आकलन क्या है। मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर सुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल पर बल दिया जाता है। अनुदेशक इकाई के अंत में मानकों, देखिए मानक जहाँ की बात होती है ना, मानक चीज़ वो सही नहीं होती हैं। अधिकतर प्रश्नों में ऑप्शंस में अगर मानक की बात कर ली जाए तो वो जो है मानकीकृत, मानक ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो एक तरह से नेगेटिव टैग वर्ड है। कभी कभार ऐसा होता है, अगर प्रश्न में निगेटिव पूछा गया है, नहीं आता है तो ये नहीं वाले प्रश्न सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव पूछा नहीं गया है इसलिए सबसे पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा 25 का वो सही हो जाएगा। दूसरा, शिक्षार्थियों में किस प्रकार से निष्पादन के मापन का उपागम करने के लिए प्रत्यक्ष तरीके से उनके जांच का जो उद्देश्य होता है वो प्रमाणिक आकलन होता है। रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। ठीक है, सत्र की अवधि विशेष में विद्यार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित शिक्षण। तो रचनात्मक आकलन का मतलब है शिक्षार्थी कितना सीखे हैं, मैंने विद्यार्थी जो है वो कितना सीखे हैं और कितना सिखाना बाकी है, यही ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वही रचनात्मक आकलन है। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा को विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं। रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र लेखन का मतलब है कि रचनात्मक तरीके से चीज़ों को लिखा जाए स्वतंत्र होकर, यानी कि जैसे कि बच्चों को कहानी दे दी गई है आधी और उसे कहा गया कि बेटा अपने कल्पना करके चीज़ों को पूरा करिए, तो वो क्या है, एक रचनात्मक लेखन है जो स्वतंत्र है बच्चा उसको लिखने के लिए। बच्चे की अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षर को मिलाकर ध्वनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे बा, दा, दा, इस तरह से। किलकारी करने की अवस्था, एक शब्द अवस्था, टेलीग्राफिक अवस्था, बलबलाने की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है वो बलबलाने की अवस्था होती है। ये आपके यूपी टेट में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और आपने कई बार इसको किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है, यानी कि विषय जो है भाषा विषय में उसके एक कोई स्पेशल जो एरर है बच्चे में उसको आपको क्या करना है, पहचानना है। तो आप किसके द्वारा पहचान सकते हैं, निष्पादन परीक्षण द्वारा, निदानात्मक, योगात्मक, लिखित। तो आपको पता है योगात्मक इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो निदानात्मक परीक्षण है, यानी कि प्रॉब्लम को पहचानना फिर उसको सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन देना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक, विद्यालय, अवसरों की प्रकृति, पहचान तथा प्रोत्साहन। भाषा को अर्जन करने का मतलब है अवसर की प्रकृति, जहाँ अवसर मिले आप वहाँ पे उस भाषा को सीखने में अगर तत्पर है तो चीज़ें आपको आ जाती हैं समझ में, अधिगम अच्छा होता है, अस्थायी हो जाता है। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।